नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए 22 अगस्त से वैसे तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो हम आपको लगभग हर दिन का अपडेट दे ही रहे हैं। आज 28 अगस्त को जो पेपर हुए थे वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी संभावनाएँ रहती है। तो हो सकता है कि कल परसों आपका जब भी एग्ज़ाम हो उस दिन आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको अपडेट दे दूं कि जिस तरह से बच्चों से हमें रिस्पॉन्स मिला और फीडबैक मिला, बच्चों ने ये कहा कि हमारी क्लासेज में से ही पेपर आए। हमने आपको 21 क्लासेज फर्स्ट ईयर की 20 दी है, सेकेंड ईयर की 21 है। 20 क्लासेज रेगुलर वाली और 15 क्लासेज मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन की दी है। टोटल 35 क्लासेज थ्योरी की दी है। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सारी क्लासेज है। आप अपनी फर्स्ट ईयर की देख सकते हैं वहाँ से, बस पूरा पेपर यहीं से आए। अब रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल है तो आप उसकी स्पीड डबल कर सकते हैं। और ये क्लास आपकी जो है वो लगभग यूँ मान लीजिए कि 17 से 18 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इतना समय आप निकालिए, जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर और पढ़ लीजिए पूरा। 100% क्वेश्चन की गारंटी है, पूरा पेपर हमारी क्लासेज में से फंसा है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका पहला काम है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, हमारे पास अपडेट आता है। चलिए अब जो क्वेश्चंस आए थे उन पर एक नज़र डाल देते हैं। पहले तो इनको कवर कर लो, फिर समय निकाल कर उनको भी देख लेना, नहीं तो इतने पढ़ लो, इनमें से भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। सवाल सुनो भाई, क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जो एक हमारे सेल में सूत्र लगता है M बराबर, ये थोड़ा सा फॉर्मूला इसका गलत लिखा हो भाई, M बराबर ZIT होता है। इसने क्या कर दिया, Z बटे IT कर दिया। ये गलत है थोड़ा सा। तो इसमें Z किससे संकेत करता है, मैं Z का नहीं आपको चारों का ही बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि जो 2 दिन पहले 23 तारीख को जो आपका पेपर हुआ, तो 24 तारीख को उस पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि फैराडे के वैद्युतिक अपघटन नियम के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। तो आपका M बराबर ZIT उस समय सही करना था। ये था पहला एक तो क्वेश्चन ही, देखो ये वाला आ गया। अब देखो भाई, मैं तो हमेशा बताता आया हूँ कि जब भी चीज़ों को पढ़ो पूरी डिटेल से सबको एक ही बार में पढ़ लिया करो। जैसे यहाँ M का मतलब है मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है माय डियर ग्राम में। Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया, आपसे पेपरों में ECE का पूरा नाम भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी पढ़ लेना। व्हाट इज ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये होता है ग्राम प्रति कूलाम में। ठीक है ना, ग्राम प्रति कूलाम C से दर्शाना है। I का मतलब है विद्युत धारा एम्पियर में, और T का मतलब है टाइम, यानी समय आपको सेकंड में जो दिया गया है वो। तो इस क्वेश्चन का, अच्छा एक तो ये सुनो, जो आज जो क्वेश्चन आए उनका आंसर इंश्योर सबसे पहले करना है। एक्स्ट्रा हम क्या बोल रहे हैं वो आपके लिए साथ में याद रखना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी ये है, मस्ट बोलेंगे जिसे अपन। वैसे तो देखो हर क्लास में हमने ऐसे ही बताया है, विद डिटेल विद रीजन, कारण सहित बताते हैं कि इसका ये वाला उत्तर क्यों आया। इसलिए बेटर तो आपके लिए वही रहेगा कि आप समय निकाल कर उन क्लासेज को ज़रूर देखें। आ जाओ सवाल पर। वो कह रहे हैं कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, बैटरी चार्जिंग की स्थिति का नहीं पूछ रहा है, बैटरी में वोल्टेज चार्जिंग का पूछ रहा है। यानी इतने वोल्ट आया तो बैटरी फुल चार्ज है, इतने वोल्ट आया तो बैटरी डिस्चार्ज है, इतने वोल्ट आया तो बैटरी हाफ चार्ज है। हम ये कैसे कहेंगे, उसको मेजरमेंट के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन क्या आता है वो भी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बोलते हैं, उच्च दर निरावेशन बोलते हैं। ये बैटरी को बिल्कुल उच्च दर से डिस्चार्ज करता है, जो कि जनरली हमें नहीं करना होता। क्यों बताऊं, अगर करोगे तो बैटरी में बकलिंग दोष आ जाएगा। हेवी डिस्चार्ज के कारण बैटरी में बकलिंग दोष आता है, उसे याद रखना। तो फिर इसमें पहचान कैसे होती होगी, इसमें पहचान करने के लिए एक कलर बैंड लगा रहता है, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन 3 होता है। आपको एक इसमें मिली वोल्ट मीटर लगा होता है, और मिली वोल्ट मीटर का केवल इंडिकेशन देखना होता है, बस रीडिंग नहीं नापनी होती। अगर वो लाल रेंज में रहता है तो हम ये बोलते हैं कि वो
डिस्चार्ज कंडीशन में है, और ग्रीन है तो हम ये बोलते हैं कि ये गुड कंडीशन में है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, डी उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड, इसमें सवाल पूछा जाता है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। देन माय डियर आपका उत्तर आएगा हाइड्रोमीटर। अब इस हाइड्रोमीटर वाले का वाइस वर्सा क्वेश्चन आता है। वाइस वर्सा मतलब एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपसे ये पूछता है कि हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है, तो वो बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व मापन करता है, ऐसे बता देना, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, ट्रांसफार्मर में तेल में नमी रोकने के लिए ब्रीदर में हम क्या भरते हैं, क्या लगाते हैं। बड़ा ही सिंपल है, सिलिका जेल होती है। हाँ, मैं आपसे सिलिका जेल के रंग के बारे में ज़रूर पूछूंगा, हालांकि आपके सीबीटी एग्जाम में तो नहीं आ रहा, बट फिर भी याद रखना, मुझे ज़रूर बताना जब फ्रेश यानी नई सिलिका जेल हो तब रंग कैसा होता है, और नमी सोख लेने के बाद यानी नमी युक्त सिलिका जेल जब होती है तो उसका कलर कैसा होता है। इन दो क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे ताकि पता लगे कौन कौन यहाँ तक देख रहा है ना, बीच में कोई स्किप करके भाग तो नहीं गया, छोड़ जाते हैं। आओ अगले सवाल पर। पावर ट्रांसफॉर्मर है, उसमें विस्फोटक वेंट प्लग लगाने का उद्देश्य क्या है। पूरा नाम होता है एक्सप्लोजन वेंट प्लग, इन्होंने तो शॉर्ट में बताया। दरअसल ट्रांसफार्मर में हम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इस तरह की प्रोटेक्शन के लिए एक रिले लगाते हैं जिसका नाम है बकोल्स रिले। अगर तेल में बहुत ज़्यादा फैलाव आता है तो वो बेक मार जाता है कंजर्वेटर टैंक में, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया कि अब बकोल्स रिले तो ऑपरेट हुई नहीं, तो ट्रांसफार्मर टैंक फट सकता था। इसलिए हम एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगाते हैं जिसे वेंट प्लग बोलते हैं। रबर का डायफ्राम होता है, वो टूट जाता है और अतिरिक्त तेल प्रेशर से बाहर आ जाता है। सी उत्तर आएगा। प्रेशर रिलीज वाल्व बोलते हैं इसे वैसे, तो इसका काम है प्रेशर को रिलीज करना। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे प्रेशर कुकर में अपने सीटी लगती है वैसे ही होता है, रिलीज कर देता है। ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला एक और, इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो जरूर याद रखना। सबसे पहला तो यही वाला, साइनसॉइडल एसी में फॉर्म फैक्टर का मान कितना है। साइन वेव एसी में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। पहला तो इतना याद रखो। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब ये ऐसे नहीं होता ना कि अपन बार बार नया क्वेश्चन आएगा तो ही बताएंगे। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस क्लास में तो आपने 5 ही क्वेश्चन बताए हैं, या इस क्लास में तो आपने 10 ही क्वेश्चन बताए। अरे भाई 10 के साथ एक्स्ट्रा कितने बता दिए वो देखो, यही वाला क्वेश्चन अब आज की शिफ्ट में आया तो कोई ज़रूरी थोड़ी आपकी शिफ्ट में ऐसे है। आपसे वो ये पूछ सकता है कि फॉर्म फैक्टर है क्या। इसके 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों याद रखना। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार बता चुका हूं, तो मुझे ये बताओ आरएमएस की जगह दूसरा नाम, औसत की जगह दूसरा नाम क्या लिख सकता है। वो सेम यही वाला बनता है। किस किस को याद है कमेंट करना। सबसे पहले जो बढ़िया तरीके से कमेंट करेगा हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे, आप उस उत्तर को देख लीजिएगा। कमेंट सही उत्तर को ही पिन करेंगे। आरएमएस और औसत वो तो है ही, इसके अलावा दूसरी भाषा एक और होती है, वो भी दे सकता है पेपर में, उसको भी याद रखना। अगला सवाल देखो, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज की गणना करो। देखो लाइन वोल्टेज अगर ज्ञात करना हो ना तो वो फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होता है। कितना होता है, फेज वोल्टेज का √3 गुना। √3 का मान होता है 1.732। फेज वोल्टेज कितना है 240। 240 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक इसका आंसर आपका 415 वोल्ट के आसपास आएगा। क्रॉस मैच करवा लेना, मोबाइल से इसको गुना करो। कितना उत्तर आ रहा है इस वीडियो में कमेंट करो। सी उत्तर आ रहा है तो ठीक, कुछ अलग आ रहा हो तो बता देना। जो भी आ रहा हो कैलकुलेशन से या तो 440 आएगा या 415 आएगा। 415 ही आएगा, वैसे तो कन्फर्म ही है, आप इंश्योर जरूर कर लेना। अच्छा एक ये वाला सवाल देखो, बहुत रिपीट हुआ है, पूरी संभावना है अब भी आएगा। भाषा क्या बदल रहा है वो देखो। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस नहीं है, इस बार जो इन्होंने आपको 3 मॉडल सेट प्रोवाइड करवाए हैं ना, लगभग पेपर उसमें से आ रहे हैं। तीनों मॉडल सेट मैं आपको हल करवा ही चुका हूँ, जरूर उसकी क्लास देखो, नहीं तो टेलीग्राम पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब इन्होंने कुछ भाषाओं में सुधार कर दिया जो गलतियाँ थी। इंडक्टेंस नहीं रिएक्टेंस का पूछ रहे हैं ये।
ये कह रहे हैं रिएक्टेंस जो होता है ना उसका विलोमानुपात क्या है। तो रिएक्टेंस वाले का विलोमानुपात जो है ना वो ससेप्टेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एसी में 6 घटक होते हैं। आपने क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, सारे सुनना। ये होते हैं, ये 3 एक ट्राइंगल में आते हैं, इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं, इसे एडमिटेंस ट्राइंगल बोलते हैं। और मैंने आमने सामने लिखे, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। मतलब z और y, z बराबर 1/y और y बराबर 1/z। z इम्पीडेंस, y एडमिटेंस, x रिएक्टेंस, b ससेप्टेंस, r रेजिस्टेंस, g कंडक्टेंस। तो अब x का उल्टा क्या है, b को लिखते हैं ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई महो होती है। याद रह जाएगा ना, आपसे पूछ रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, बिना लाइक किए मत देखो भैया, है ना। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। और क्लास को दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये क्वेश्चन वहाँ भी डाल देंगे। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। सवाल सुनो, RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कब होगा। रेजोनेंस को हिंदी में अनुनाद, इंग्लिश में रेजोनेंस बोलते हैं। शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, पहले तो इसको पढ़ लो। जब XL XC के बराबर हो जाए, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस समय होता है, ये रहा बी ऑप्शन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसके 2 तरीके से आएंगे। एक तो क्वेश्चन यही वाला आएगा सेम टू सेम जो ये देख रहे हो आप, और दूसरा आएगा ऐसे प्रतीकात्मक। तो अब आपकी किस्मत में कौन सा लिखा हुआ है, आपकी शिफ्ट में कौन सा आता है वो आप देख लेना। इसमें बराबर का निशान लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ होगा इक्वल टू, यानी बराबर। समझ में आ रहा है ना सवाल सबको। इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत आए हैं क्वेश्चन सेम, लगभग ये सारे आए हुए हैं। और ये सारे उस मॉडल पेपर में भी दिए हुए थे, वहीं से लिया इन्होंने भी। खैर ये भी पता नहीं क्या चाहते हैं, उसी में से उठाए हैं सारे। चलो बढ़िया है, 3 मॉडल टेस्ट पहले दे दिए। 75 क्वेश्चंस के कितने हो गए, 225 क्वेश्चन। 225 में से 75 आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं पढ़ सकते। समय निकाल कर पढ़ो उन तीनों को। तीनों कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो उसको। सवाल पर आइए, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। फेज सीक्वेंस पता करना है भाई, सिंपल सी बात है। जब 2 अल्टरनेटरों को हम समांतर में जोड़ते हैं ना, तो R से R, Y से Y और B से B जुड़ना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। R से R, Y से Y जुड़ेगा कि नहीं ये कौन बताएगा। इसकी जांच करने के लिए हम एक मीटर लगाते हैं, उसी मीटर का नाम है फेज सीक्वेंस मीटर। इस पर मैंने बहुत टाइम पहले एक थ्योरेटिकल वीडियो भी दिया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल वीडियो भी दिया हुआ है। फेज सीक्वेंस माप के बता रहा हूँ मैं, लिखना फेज सीक्वेंस मीटर वीके नॉलेज, वो वीडियो आएगा, देखना फेज सीक्वेंस कैसे चेंज हो रहे हैं। और इसमें डी उत्तर आएगा, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सप्लाई में फेज सीक्वेंस के सही होने की गारंटी देना, या एक तरह से पक्का करना, पुख्ता करना। इसका इंग्लिश में ऑप्शन था, हिंदी में था ही नहीं, तो कोई बात नहीं, याद रख लेना। सवाल देखो भाई, ससेप्टेंस की यूनिट पूछ रहे हैं, अभी तो बता कर आया हूँ और बताता हूँ। Z, R और X, इन तीनों की होती है ओम। इन तीनों के उल्टे क्या थे, Y, G और B, तो यूनिट इनकी उल्टी। ओम का उल्टा बनाओ, आधा मैं है कि ओ की मात्रा महो, बस ये रहा महो। ये लो जी, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है क्या। इसका प्रतीक था यूं, मतलब मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ खोल दो, ये लो। सिंपल। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए एक लेवल, एक बेसिक के साथ आ चुकी है। ओम किसकी इकाई है, ये लो। हेनरी किसकी इकाई है, इंडक्टेंस की, जिसको अपन एल से दर्शा रहे थे। फेराड किसकी इकाई है, कैपेसिटेंस की, जिसको अपन सी से दर्शाते हैं। सवाल उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। कवर अप कर लीजिए माय डियर, अगर सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे से पास होना है तो, है ना। पूरे साल भर हम थोड़ी बहुत मिस कर जाते हैं, अब मिस मत करो यार। पेपरों में 4 दिन की बात और है, ख़त्म हो जाएंगे। सवाल सुनो,
आरसी समांतर परिपथ में लाइन करंट गणना के लिए फॉर्मूला क्या है। ऐसे एक डायग्राम देकर बता रहे हैं, ऑप्शन मैंने इसमें नहीं दिए क्योंकि वो कट गए थे, आधे इधर उधर हो गए। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। टोटल करंट याद करने के लिए फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस की करंट प्लस कैपेसिटर की करंट का स्क्वायर और अंडररूट दोनों पर। ये इस तरह की चीज़ को याद कर लो, ये किसी भी ऑप्शन में हो सकता है। वैसे भी तो हम जो ABCD दे रहे हैं कोई ज़रूरी थोड़ी पेपर में वो होगा। CBT एग्ज़ाम में ऑप्शंस सफल होते हैं। सफल मतलब कोई A में होगा, कोई B में होगा। सेम शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, दो बच्चे बराबर बैठे देख रहे होंगे ना, किसी के A में उत्तर सही होगा, किसी के D में होगा। CBT में यही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, याद कर लो। ये रेजिस्टर की करंट है, ये कैपेसिटर की करंट है। ऐसे इंडक्टर की अगर आ जाए ना तो IC की जगह IL कर देना, और अगर तीनों की आ जाए तो फिर वो हम जो Z वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाना भैया। एग्री? सही समझ में आ रही है चीज़ें? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बिना लाइक के नहीं देखना है, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। हमारे लिए कर दो प्लीज़, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चलो इतने बच्चों को क्लास पसंद आई, हम और देने का प्रयास करेंगे। और शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइबर आप करवाइए। अभी मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था, 65% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। वो सारे अगर सब्सक्राइब कर लेते तो हम 3 लाख क्रॉस कर जाते। प्लीज़ कीजिए यार, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है नंबरों का। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? बहुत सिंपल, टेस्ला। टेस्ला के अलावा एक और इकाई होती है, किसी को याद है क्या? मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं आपसे संबंध पूछूंगा। पता तो लगे, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ कर आए हो भाई, कॉलेज जाया करो सच्ची। दूसरी इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। मेरा सवाल आपसे ये है, एक टेस्ला कितने वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर है? यानी टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर में आपस में क्या संबंध है? वेबर फ्लक्स की इकाई है, वेबर प्रति मीटर किसी इकाई नहीं है, एम्पियर टर्न MMF की इकाई है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल। आ जाओ जी, इनमें से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? अनु को इंग्लिश में पेरा बोलते हैं। पेरा में कौन आते हैं? चांदी, वायु, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, प्लेटिनम। यहाँ ऑप्शन देखो, ये रहा कॉपर का। क्लीट वायरिंग, ये तो वैसे ही किसी में नहीं जाएगी। बिस्मत और ग्रेफाइट, ये दोनों ही डाया है। डाया को हिंदी में अपन प्रतिचुंबक भी बोल देते हैं और पराचुंबक भी बोल देते हैं। इसको पेरा बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में परा बोलते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? जो क्वेश्चन बता रहे हैं कम से कम उनके आंसर को तो बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए प्लीज़। अच्छा, इसका एक देखो क्वेश्चन नहीं है, ये नीचे वाला तो कोई और ही था। सवाल था वायु कैपेसिटर का क्या उपयोग है? हिंदी में लिखा हुआ था वायु संधारित्र, और इंग्लिश में है एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का यूज क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है और वो रेडियो रिसीवर में लगता है। भाई देखो, अपना काम है जैसे तैसे CBT एग्ज़ाम के क्वेश्चनों तक पहुंच जाए। CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा एयर कैपेसिटर, उत्तर ढूंढना रेडियो रिसीवर। बताओ ढूंढ लोगे कि नहीं? इतना सा मैनेज तो हम कर ही लेंगे। ऐसे नहीं कि गुरुजी चारों ऑप्शन भी लाओ, क्वेश्चन भी पूरा लाओ, नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज चलता है। हमें क्वेश्चन से मतलब है कि ये पेपर में आ सकता है, बस उसी को पढ़ना है। तो क्यों चीज़ों को पीछे छोड़े, सवाल पर आते हैं। DC सर्किट में पावर की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है? DC में पावर बराबर होता है V × I, बस इतना सिंपल। वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये रहा। इसने कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिखा है, करंट इंटू वोल्टेज। कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। V × I = पावर। सिंगल फेज AC में अगर बात करें ना तो VI cos φ। 3 फेज AC में अगर बात करें तो √3 VLIL cos φ। ये वाला याद रख लेना, ये आया हुआ है। वैसे तो AC में पावर 3 हो जाती है फिर कि गुरुजी कौन सी पूछ रहे हैं? वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, आपको तीनों याद करनी पड़ेगी। पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ यार। मतलब कुल मिलाकर के ना मटेरियल इतना दे चुके हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं ये कहूँगा कि थोड़े से आप लेट है। इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जैसा कोई और दोस्त ना चूक जाए तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें, और आप स्पीड को डबल कर करके पिछली क्लासेस देखो और कवर कर लो। सवाल पर आते हैं, खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना है? ये बड़ा है भाई। ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होती है। अब अगर आपको वैसे याद रखना है तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। वो तरीका याद रख लो, या फिर दूसरा तरीका याद रख लो,
कांटेक्ट ही नहीं बन रहा, संपर्क नहीं बनने, इलेक्ट्रिकल संपर्क नहीं बनने का मतलब क्या होता है कि उसके बीच में अनंत प्रतिरोध है, जैसा कि हम चाहते भी। ठीक है, तो बस माय डियर यहीं रोकेंगे क्लास को, तो और भी क्वेश्चन है आपको अगली क्लास के रूप में देंगे। जब तक पेपर नहीं हो क्लासेज ज़रूर कंटिन्यू देखें। आपका एग्ज़ाम कब है हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। बहुत धन्यवाद।